गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग तत्वों में जो हम लोगों ने आवर्त कोष्ठक की पढ़ाई की यहाँ पर पूर्ण, उसके बारे में जो है सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आवर्त कोष्ठक के बाद, ठीक है ना, ये बोले आवर्त कोष्ठक के बाद हम लोग टॉपिक चालू कर रहे हैं। देखो, आप लोगों को मैंने इस साल की शुरुआत में कहा था कि आपको नोटबुक बनानी है। तो नोटबुक में इतना तय है कि जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ वो सब आप लोगों को एक बार लिखना है और उसका कॉपी होमवर्क में एक बार जो है वो करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है 3.5। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। देखो, आवर्त सारणी जो बनाई गई है वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान में रखते हुए एवं भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सबसे पहली बात यह है कि आवर्त सारणी को 4 विभाग में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। वो भी एस, पी, डी और जो एफ है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ही जो है आवर्त सारणी तैयार की गई है कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर जिसे कोष कहते हैं उसको व्यक्त करती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो n है वो सही में क्या है, कोष है, और वो ही सही में क्या है, एक तरह का ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरे जाते हैं, जैसे कि एस, पी, डी और एफ कक्षक के अंदर। इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाई आवर्त सारणी में पहला है आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने आप लोगों को कहा था आवर्त और समूह। आवर्त मतलब बाएं से दाईं ओर जाते हैं और समूह मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। समूह है 18 और आवर्त है 7। तो पहले हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना, कैपिटल एल टू कैपिटल एल आर, बाएं से दाईं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे जो है वो काम करता है। सर्वप्रथम आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोष के लिए n का मान बताता है। तो आवर्त कितने हैं, 7। तो मैंने इसको कैसे बताया था, n = 2, 1, 2, 3। कहाँ तक चलता है वो, n = 7 तक चलता है। अर्थात आवर्त जो है वो n के मान के अनुसार होता है। ठीक है, अगर हम लोग पहले बात करें तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर n = 1 से लेकर n = 7 तक जाते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से हमेशा जो है वो 2 गुनी होती है। जैसे कि S, उसका उपकोष 1 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरते हैं, 2। P के अंदर अगर हम लोग बात करें कि भाई 3 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, 6। अर्थात हमेशा उपकोषों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 गुनी होती है। इस प्रकार मध्यम आवर्त की प्रारंभ से निचले स्तर से भरेंगे तो उसमें 2 तत्व होंगे। तो पहले जब हम लोग पहले आवर्त की बात करेंगे n = 1 के लिए, तो उसमें 2 तत्व हैं। कौन से तत्व हैं, एक है हीलियम और दूसरा है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी है, 1s1, और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी है, 1s2। इस प्रकार प्रथम कोष के कोष पूर्ण होता है। ये प्रथम कोष को हम लोग कौन सा कोष कहते हैं, के कोष। दूसरे आवर्त में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे आवर्त में हमारे पास होता है लिथियम तीसरे नंबर का, और अंतिम होता है 10 नंबर का नियोन। ठीक है, और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, तो 1s2 2s1।
ठीक है। उसके बाद बेरिलियम आता है। बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s2। फिर हम लोग कौन सी कक्षक चालू करते हैं 2p। तो नियोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नियोन के लिए 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। तो बाह्यतम कोष में क्या हुआ 1s2, अंदर की कोष में क्या हो गया 1s2। अब अंदर की कोष किसे कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आगे जो निष्क्रिय गैस होती है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अंदर की कक्षा कहा जाता है, और उसके बाद जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसे बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन की विन्यास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं कि भाई नियोन, तो नियोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हीलियम 1s2, फिर क्या आएगा 2s2 2p6। तो हीलियम जो है वो अंदर की कक्षा कही जाएगी और 2s2 2p6 जो है वो बाह्यतम कक्षा कही जाती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग n=3 में चलेंगे, आवर्त में n=3 में चलेंगे तो वहाँ पर पहले 3s कक्षक जो है वो भरी जाएगी, उसके बाद 3s और 3p कक्षक भरी जाएगी। पहले समूह के लिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो देखो ये रहा तीसरा आवर्त। तीसरे आवर्त में 2 है 3s1 3s2, ठीक है। उसके लिए जो है वो 2 ही आ सकते हैं। फिर उसके बाद p के लिए यहाँ पर 3p1 से चालू होता है, ठीक है ना। 3p1 से फिर वो 3p6 तक जाता है। इस तरह से उसके पास जो है वो 6 तत्व होते हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग आवर्त नंबर 4 में जाएंगे तो पहले पोटेशियम के लिए 4s1 होगा, कैल्शियम के लिए 4s2 होगा, और फिर p जो है वो इस तरह से जाएगा, लेकिन बीच में d आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका जैसे कि स्कैंडियम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में जाता है। कौन सी कक्षक में जाता है 3d कक्षक में जाता है। अब वो कहाँ तक चलेगा जब तक उसकी d कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर लेते। फिर वो 10 इलेक्ट्रॉन जब तक पूरे भर दिए जाएंगे फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4p में जाता है, 4s के बाद 4p में जाता है, और वो 4p कहाँ तक चलेगा तो 4p6 तक चलेगा, और इस तरह से वो क्रिप्टॉन तक पहुँचेगा, ठीक है। तो समूह नंबर यहाँ पर 4 और 5 इसी तरह से काम करेंगे। फिर समूह नंबर जब हम लोग 6 और 7 में आएंगे तो 57 के बाद और 89 के बाद जो भी तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है। जैसे कि 58वां तत्व और ये 90 वाला तत्व, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो F कक्षकों में भरा जाता है। इसीलिए वो तत्व F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आते हैं। इनर मतलब कि अंतर संक्रांति तत्व, वो सारे के अंदर आएगा। और ये सारे तत्व कब तक जहाँ चलेंगे, कब तक चलेंगे जब तक उसकी F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग पूरा भर लेते हैं, तब तक वहाँ पर हम लोग वो चलते जाते हैं। फिर जैसे ही F कक्षक भर जाती है तो फिर से वो D कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अर्थात क्रमानुसार 72 और 104 नंबर के तत्व जो है वो D कक्षकों में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये हॉफनियम है, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो D कक्षक में भरा जाता है। F कक्षक वो पूर्ण हो चुका है, इसीलिए उसे जो है 72 नंबर का जो है यहाँ पर D कक्षक में रखा गया है। अब ये जो समूह नंबर आवर्त नंबर 6 और 7 के 57 के बाद 58वां और 89 के बाद 90 वाले जो तत्व हैं उनके नाम दिए गए हैं। ये लेंथेनम 57वां जो है वो लेंथेनम है। उसके बाद 14 जो तत्व हैं वो सारे के सारे लेंथेनॉइड कहे जाएंगे, और 89 जो है वो एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद 90 के आगे 14 तत्व जो सारे हैं वो सारे के सारे एक्टेनॉइड विभाग कहे जाते हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहे जाते हैं। लेंथेनॉइड का दूसरा नाम है आंतरिक संक्रमण श्रेणी, और एक्टिनॉइड के भी दूसरा नाम है आंतरिक संक्रमण श्रेणी। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो दी गई हैं, ठीक है ना।
कि भाई जब हम लोग 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं कि भाई ल्यूटिटियम से जो है वो समाप्त होता है, फिर वो यहाँ पर rf में जाता है, तो वो आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनॉइड श्रेणी कहा जाता है। उसी तरह से जब 7वां आवर्त होता है तो 6ठे आवर्त के समान ही उसके अंदर प्रक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। तो वो जो है एक्टिनियम के पश्चात सारे के सारे जो तत्व हैं वो सारे के सारे आंतरिक संक्रमण श्रेणी अर्थात एक्टिनॉइड श्रेणी के कहे जाते हैं। तो जितने भी 14 तत्व हैं वो लेंथेनॉइड हैं, लेंथेनम के बाद आने वाले, ठीक है। और इसमें लिखा है ल्यूटिटियम, तो ल्यूटिटियम के बाद हम लोग लिख लेते हैं। और अगर एक्टिनॉइड के बाद सारे जो 14 तत्व हैं, ठीक है, तो वो भी कैसे कहे जाएंगे, तो भी एक्टिनियम के बाद जो सारे तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व, 89 के बाद जो सारे तत्व हैं वो जो है वो एक्टिनॉइड की तरह पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आवर्त कोष्ठक में आवर्त सारणी के अंदर आवर्त के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो देखने को मिलता है। पहले के अंदर सिर्फ 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे के अंदर जो है हमारे पास 6 तत्व हैं, 2 s के, ठीक है। और इस तरह से जो है यहाँ पर ये वाला पहले समूह के अंदर 2 तत्व हैं, पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व हैं, ठीक है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं, तो मैंने यहाँ पर +8 लिखा था, यहाँ पे भी +8 लिखा था। तीसरे नंबर के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग चौथे 5वें में जाते हैं तब वहाँ पे 18 तत्व होते हैं, और 6ठे और 7वें में जाते हैं तब उसमें 32 तत्व भरते हैं। 18 की जगह में 32 कैसे भरते हैं कि भाई 6ठे आवर्त के लिए यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं और फिर वो नीचे के लिए तरफ जाते हैं, और 7वें आवर्त के लिए भी यहाँ पर हम लोग 90 तक रुक जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर F में भरते हैं। तो इस तरह से जो है वो क्रियाविधि देखने को मिलती है, और इस तरह से जो है आधुनिक आवर्त कोष्ठक के अंदर जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 3.9। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार देते हो, ठीक है। कि भाई अगर हम लोग n बराबर 5 लिखें तो स्वाभाविक है कि भाई l बराबर कितने होंगे, तो 0 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि n-1 होता है ना, l n-1 होता है तो वो 4 तक जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर उपलब्ध कक्षकें हमारे पास कौन सी होंगी, तो 0 1 2 3 के लिए यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध कक्षकें होंगी कि भाई 4D 5S और 5P कक्षकों के बढ़ने का क्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। S में 2 कक्षक, D में 5 नहीं, हाँ D में 5 और 1 6 और 3 जो है वो 8 हो रही है यहाँ पर, नहीं 6 और 3 9 होती हैं, तो 9 कक्षकें यहाँ पर होंगी। कैसे आया पता चला ना, D की 5 उपकक्षकें हैं, S की 1 5 और 1 6, P की 3 उपकक्षकें 6 और 3 9 कक्षक उसमें होती है, ठीक है ना। तो अब 9 दूनी 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए आवर्त 5 के अंदर जो है कुल 18 समूह वहाँ पर दिए गए हैं। चलो अब नेक्स्ट है वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग क्या है, वर्ग को हम लोग समूह कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग को दूसरा नाम, समूह का दूसरा नाम जो है वो वर्ग है। तो वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने के लिए हम लोग कोई भी एक वर्ग ले सकते हैं। एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है कि बाह्यतम कोष में रहे हुए बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि भाई आवर्त कोष्ठक हमारे पास ये रहा,
कोई भी अगर हम लोग समूह लेते हैं जिसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, तो 13 नंबर के समूह के लिए ns2 np1 वो समान रहता है। पहले आवर्त में होंगे तो 1s2 1p1 होगा, लेकिन 1p1 तो कभी नहीं मिलता है, ठीक है ना, 1s2 मिल सकता है। तो हम लोग 2 के लिए बात करते हैं कि भाई 2 अगर होगा, जैसे कि आवर्त नंबर 2 होगा तो n = 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो ये 2s2 2p1 हो जाता है। अब उसी तरह से अगर पूरा समूह देखें, पूरा वर्ग देखें, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 समान है। यहाँ पर भी देखो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, तो बाह्यतम कक्षा में इसके लिए है ns2 np6, ये समान है। n कब बदलेगा? जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ, जब हम लोग आवर्त में आएंगे, मानो कि आवर्त नंबर 3 है तो n = 3 हो जाएगा, आवर्त नंबर 4 है तो n = 4 हो जाएगा। लेकिन ये जो व्याख्या है, ये जो सूत्र है, वो सभी आवर्त में, मतलब कि पूरे समूह के अंदर समान रहेगा। पूरे समूह के लिए बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो समान रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर मानो कि समूह नंबर 2 लें, तो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोई भी समूह ले, उसकी बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम लोग संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, वो सारे के सारे समान होते हैं। और जब बाह्यतम कक्षा या तो संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर समान होती है, तो फिर उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होते हैं।